जी हां दोस्तों, फिर संकट में आई केंद्र की मोदी सरकार। मोदी के हाथ से निकली कमान, एनडीए में भयंकर बवाल, 5 सहयोगी बन गए सिरदर्द। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिहार की राजनीतिक उथल पुथल के बीच में केंद्र की मोदी सरकार पर संकट गहराने लगा। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि नीतीश और नायडू के अलावा दूसरे राज्यों में 5 ऐसे एनडीए के सहयोगी दलों के मुखियाओं ने बीजेपी और मोदी सरकार के लिए सिर दर्द जैसी स्थिति पैदा कर दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्य के स्तर पर अपनी बैठकें करने पर मजबूर हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी और शाह को अपने उन सहयोगियों से बातचीत करके उन्हें मनाने के लिए कोशिश करनी पड़ गई। आखिर कौन है वो सहयोगी जो कि बीजेपी के हैं या बीजेपी के थे, और जिनके साथ ना होने से बीजेपी को बड़ा नुकसान चुनाव में तो होगा ही, मगर मौजूदा वक्त में बीजेपी के लिए, एनडीए की केंद्र की मौजूदा वक्त की मोदी सरकार के लिए संकट गहरा गया है। दोस्तों आपको विस्तार से बताते हैं, इसके हर पहलू से आपको वाकिफ कराते हैं, मगर आपसे अपील कि इसको आखिर तक जरूर इस वीडियो को देखें ताकि आप समझ सकें कि हो क्या रहा है। दोस्तों, दरअसल जिस तरीके से आप नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इन दोनों को लेकर के जो कुछ प्रकरण आप बीते 1.5 महीने से देख और सुन रहे हैं, वो तो मामला है ही है। अभी संकट के बादल इधर से खत्म नहीं हुए, अब चीजों पर विराम अभी तक नहीं लगा है। अटकलें जैसी लग रही थी अभी भी वैसी लग रही हैं, क्योंकि राजनीतिक गलियारों से नीतीश और नायडू के खास की तरफ से, उनके सूत्रों की तरफ से ऐसी ही खबरें हैं। मगर नीतीश और नायडू के अलावा 4 राज्यों के भीतर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए मुश्किलें ऐसी हैं मानो नाक में 5 नेता दम किए हुए हैं। भले ही वो एनडीए का हिस्सा हो, मगर एनडीए के लिए सिर दर्द बन रहे हैं, मोदी सरकार के लिए इस वक्त संकट पैदा कर रहे हैं। मगर दोस्तों, आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि इन तमाम चीजों से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की स्थिति वाले अमित शाह अपने अपने तरीके से इसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर साहब, एनडीए के सहयोगियों ने मानो ऐसा ठाना है कि बीजेपी को मुश्किल से निकलने नहीं देना। भले ही एनडीए का हिस्सा हो, मगर उनकी असहजता और असंतुष्टि नई इबारत अब लिख रही है। नीतीश और नायडू के बारे में तो हम लगातार आपको बताते रहे हैं, मगर इस शो में आपको नीतीश नायडू से हटकर 4 राज्यों के 5 नेताओं के बारे में बताऊंगा। ऐसे में कई राजनीतिक जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि जैसे मोदी के हाथ से कमान निकल चुकी है, क्योंकि केंद्र में भले ही एनडीए की सरकार है, मगर मोदी का स्वभाव, अमित शाह का स्वभाव और उनका रवैया वैसे ही है जैसे वाकई बीजेपी को 240 नहीं 400 पार सीटें मिली हो, अपने दम पर बहुमत में हो। मोदी शाह के हर फैसले में एनडीए के सहयोगियों की उपेक्षा की बातें सामने आती रहती हैं, उनकी असहजता की बातें सामने आती रहती हैं। और ऐसे में इन दिनों जो कुछ चल रहा है, और जो वाकई अगर उस कड़े फैसले की तरफ उन्होंने एक कदम उठा दिया, तो मोदी सरकार का हश्र केंद्र में क्या होगा आपके सामने है। और मैं ये नीतीश और नायडू के अलावा लोगों की बातें कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, अगर नीतीश और नायडू के अलावा इन 5 सहयोगियों ने वैसा दमखम दिखाने की हिम्मत की, तो फिर इंडिया गठबंधन अपने दूसरे तरीके के इक्कों के जरिए, तुरुप के इक्कों का इस्तेमाल करके फिर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करके केंद्र की स्थिति पूरी तौर पर बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसे में उन 5 सहयोगियों में से पहला नाम जीतन राम मांझी। हालांकि जीतन राम मांझी बीते 36 घंटों में अलग अलग बयान आपने इनका सुना और देखा, मगर हकीकत क्या है दोस्तों? हकीकत यह है कि जीतन राम मांझी पहले झारखंड और दिल्ली में मांझी को बीजेपी ने एक तरीके से ठेंगा दिखाया, एक भी सीट नहीं दी। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीटें देने में भी मांझी को उम्मीदों के हिसाब से भाव नहीं मिल रहा। यहां तक कि मांझी को कहना पड़ा था कि लगता है कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भले ही अगले दिन 24 घंटे के बाद मांझी ने इस पर सफाई दे दी हो, लेकिन जीतन राम मांझी इस वक्त उनके पार्टी की राजनीतिक हैसियत जो कुछ भी हो, एनडीए के लिए सिर दर्द बने हुए हैं।
मनाने में बीजेपी उनको लगी हुई है। बिहारी के एक दूसरे बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी के अलावा चिराग पासवान। दरअसल जब जीतन राम मांझी को देख करके चिराग पासवान अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि साहब मांझी के लिए अगर पार्टी सीटें उस स्तर पर देगी जैसा मांझी चाहते हैं तो फिर मेरी पार्टी की तो 5 सांसद हैं। चिराग ने भी मोर्चा खोल दिया है। चिराग को लगता है कि अगर मांझी को 20 सीटें दी गई तो मेरे 5 सांसदों के हिसाब से मुझे और सीटें मिलनी चाहिए। एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनको मांझी से कई गुना ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। चिराग ने इसीलिए दबाव डालते हुए बीपीएससी छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर न सिर्फ खड़े होते हुए खुद को दिखाया बल्कि एनडीए और अपनी सरकार से इतर अलग कदम उठाते हुए उन पर जिन पुलिस वालों ने बल का प्रयोग किया, जो ऑर्डर किया, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग उठाई, आवाज उठाई चिराग पासवान ने। पशुपति पारस दोस्तों फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा नहीं है, मगर आधिकारिक घोषणा अलग होने की नहीं की है। इंडिया गठबंधन की तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है। पशुपति पारस जिन्हें अपने साथ मिलाकर बीजेपी ने पहले रामविलास पासवान की पार्टी तोड़ी, चिराग के चाचा पशुपति पारस को अपने पाले में किया, केंद्र में मंत्री बनाया, चिराग को साइडलाइन किया, मगर लोकसभा चुनाव आते आते चाचा पशुपति पारस को अर्श से फर्श पर पटक दिया। चिराग के सिर पर बीजेपी ने हाथ रख दिया। अब पशुपति पारस बेसहारा घूम रहे हैं। ऐसे में पशुपति पारस उस किस्म के उस सारे माहौल को बना रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाता हो, नुकसान पहुंचे बीजेपी को। एकनाथ शिंदे दोस्तों, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में इन दिनों भी जिस तरीके की सुगबुगाहट है और जिस तरीके के उठापटक की खबरें सामने आ रही हैं, उसने एक बार फिर से सब कुछ ठीक ठाक ना होने की खबरों को चरम पर ला करके खड़ा कर दिया। दोस्तों, अजीत पवार भी केंद्र में मंत्रालय न मिलने से अंदर खाने नाराज दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में हाल में देवेंद्र फडणवीस का जिस तरीके से एक फैसला लेना, जिला स्तर पर संरक्षकों की नियुक्ति को लेकर के एकनाथ शिंदे की नाराजगी और उसके बाद में इस फैसले को वापस लेना, एकनाथ शिंदे की पार्टी की दोफाड़ होने की खबरें आना, बहुत कुछ कह रहा है महाराष्ट्र में। दोस्तों, इस पर विस्तार से एक अलग मैं आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगा। इसी तरीके से कर्नाटका का जिक्र करें दोस्तों, कर्नाटका में एनडीए में असहजता की खबरों से बीजेपी हिली हुई है। उधर उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी काफी दिनों से असंतुष्ट दिख रहे हैं। भले उनकी पार्टी के पास में ज्यादा सांसद ना हो, मगर इससे एनडीए की मजबूती पर संकट गहराता दिख रहा है, जिसमें योगी और मोदी सरकार में मंत्री आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस, तो संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का समय समय पर छलकने वाला दर्द यही दर्शाता है। हाल में ही अमित शाह के बाबा साहब पर दिए गए बयान को अपमानित बयान की श्रेणी में रखते हुए जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता का एक बयान, जिसने यह दर्शा दिया कि जयंत चौधरी भी सहज नहीं है। बहुत कुछ उसने कहा और यह बात अलग है कि दबाव के चलते जयंत को उस प्रवक्ता के विरुद्ध कदम उठाना पड़ा, मगर कहीं ना कहीं असहजता जयंत को भी है। जयंत उस बात को नहीं भूल सके जब मोदी सरकार ने उनके पिता के दिल्ली के उस आवास को फोर्स लगाकर खाली कराया जहां जयंत का बचपन गुजरा था। तो दोस्तों, ऐसे में बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के और कर्नाटका में जो स्थिति इस वक्त दिख रही है, आंध्र प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई दिख रही है। एनडीए में बिखराव दिख रहा है। मोदी सरकार के लिए एक संकट दिख रहा है और इस संकट की घड़ी में मोदी सरकार के सामने या मोदी के साथ में, बीजेपी के साथ में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दो जो मजबूत बैसाखियां हैं मोदी सरकार की, उन्होंने जिस तरीके से पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर रखी है, उसने तो मोदी सरकार को हिला करके रख दिया है। अब ऐसी स्थिति में जिस संकट से जूझ रही है इस वक्त मोदी सरकार, जिस संकट में है, भले ही वो इसे जाहिर ना करे, भले ही वो और मजबूती के साथ चेहरे पर और मुस्कान ला करके ये दर्शाने की कोशिश करे कि सब कुछ ठीक ठाक, मतलब अंदर खाने उसके पाए हिले हुए हैं,
अब ऐसी स्थिति में मनाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता बीजेपी के पास दिख नहीं रहा। मगर ये सारे के सारे लोग तो मानेंगे तभी जब उनकी महत्वाकांक्षाएं उस हद तक पूरी हो जिस हद तक वो लोग चाहते हैं, या कम से कम उसके आसपास तक तो पूरी हो। क्या ये बीजेपी के लिए इतना आसान होगा उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाना? और ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिनकी बातें आप और जिनसे जुड़े हुए मामले आपको हम लगातार हर दिन दिखाते हैं। अगर इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो जाहिर तौर पर जो संकट मोदी सरकार के लिए इस वक्त खड़ा है, उस संकट के आधार पर यही कहा जा सकता है कि साहब मोदी सरकार कब गिरेगी, अब गिरेगी, तब गिरेगी, या फिर मोदी सरकार खुद को संभाल लेगी। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। इस खबर पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं? आप लाखों दर्शक जो हमें देखते और सराहते हैं, आपसे अपील कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें ताकि निष्पक्ष, निडर और बेबाक पत्रकारिता की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।